नमस्कार। एमए फाइनल इतिहास का ये छठा पेपर है और इस पेपर का नाम है भारतीय इतिहास में महिलाएं। इस पेपर में प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और वर्तमान समय तक आधुनिक भारत तक स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इस बात के बारे में हमें जानना होगा। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत के आदिम स्रोतों की ओर हम जाएंगे और आदिम स्रोतों में सबसे पहले जो हमें सामग्री मिलती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में उपलब्ध जो हमें नारी मूर्तियाँ मिली हैं, जो मोहरों पे अंकित चित्र मिले हैं। उन चित्रों के आधार पर हम उस समय की नारी की स्थिति के बारे में हम पता करने का एक प्रयास करते हैं। किसी भी समाज में जब नारी की स्थिति की हम बात करते हैं तो हम ये मानेंगे कि उस समाज के अंदर नारी की स्थिति उस देश की संस्कृति का मापदंड होता है। यानी कि किसी भी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का आधार उस देश में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इस बात से होता है या इस बात से माना जा सकता है कि वो समाज स्त्रियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। किसी समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण उस समाज की मानसिकता को भी बताता है, यानी कि वो समाज कैसा है, उसमें पक्षपात कितना है, उस समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसा रखता है, ये उसकी मानसिकता कैसी है, इस बात का द्योतक हो सकता है। जो भारतीय इतिहास का प्राचीनतम स्रोत है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बिना हम भारतीय आदिम नारी की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, या फिर कहना चाहिए जो लिखित सामग्री हमको प्राप्त हुई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्योंकि वो पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए हम कोई स्पष्ट रूप से लिखित सामग्री के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ज़्यादा हम नहीं कह सकते। परंतु उत्खनन में, खुदाई में जो वस्तुएं हमको मिली हैं, जो हमको मोहरें मिली हैं, जो हमको मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर शायद नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि वहाँ पर स्त्रियों का वर्चस्व था। सामाजिक आर्थिक मामलों में शायद उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसीलिए वहाँ पे हमको प्रचुर मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं। स्त्रियों के चित्रों सहित हमको बहुत सी मोहरें प्राप्त हुई हैं और इन्हीं मोहरों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का समाज बहुत कहना चाहिए मानसिक दृष्टि से बहुत परिपक्व था, वो नारी का सम्मान करता था। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो सृजनात्मक तरीके की हैं और यानी कि उनके वक्ष जो है उभरे हुए हैं, उनका जो उदर है वो असंतुलित रूप से बढ़ा हुआ है और इस आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद इस सभ्यता के अंदर मात्र सत्ता को सृजनात्मक माना जाता होगा या फिर सृष्टि को धारण करने वाला माना जाता होगा और यहाँ पे मात्र देवी की उपासना की भी परंपरा रही होगी। अब हम ये पाएंगे हम यहाँ पे क्या क्या मिला है जिसके आधार पे हम इस बात की बात करते हैं कि वहाँ पे ये जो स्त्री की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे एक हमें सबसे पहले हम आते हैं, एक प्रतिमा मिली है। उस प्रतिमा ऐसा लगता है कि वो किसी देवी की प्रतिमा है। उसके सिर पर एक पंख के समान एक आवरण है और वो बहुत से आभूषण पहने हुए हैं। आभूषणों में करघनी है, कानफूल है, कंठाहार है, इस तरह के वो आभूषण पहने हुए हैं। मैके एक इतिहासकार हुए हैं और मैके को ऐसी बहुत सी और मूर्तियाँ मिली हैं। इस आधार पे ये माना जा सकता है कि वहाँ पर देवी पूजा की परंपरा रही होगी। और एक और इतिहासकार हुए हैं, उनका ये मानना है कि इस तरह की परंपरा जो दुनिया की और भी सभ्यताएं हैं उनमें रही थी। वेंकटेश इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने इन देवी प्रतिमा की तुलना दक्षिण भारत में दीप लक्ष्मी की मूर्तियों से की है। इसके साथ हड़प्पा से एक और मोहर प्राप्त हुई है। उस जो मोहर है उसमें हमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ उसमें दिखाया गया है और उसके पीछे के भाग में एक हाथ ऊपर उठाए एक नारी है और एक तरफ चाकू लिए एक आदमी खड़ा हुआ है।
अब ये मूर्ति, ये जो मोहर हैं, ये जो चित्र है, ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसका अनुमान लगा सकते हैं। और मार्शल इस अंकित चित्र के आधार पर ये कहते हैं कि शायद वहाँ पर बाली प्रथा रही होगी। एक और हमें मुद्रा प्राप्त हुई है, उसमें पीपल वृक्ष की 2 शाखाओं के बीच एक स्त्री के पास एक आदमी खड़ा हुआ है, यानी कि पीपल के पेड़ की 2 शाखाएं हैं, उसके बीच एक स्त्री का चित्र है और उसके आदमी एक आदमी जो है वो बकरा लिए हुए खड़ा है, और शायद वहाँ पर बलि प्रथा की परंपरा रही होगी। एक और कुछ और मोहरें हमको प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों में स्त्रियों के हाथ में बच्चे भी हैं। मार्शल जो इतिहासकार हुए हैं वो मार्शल सैन्य सभ्यता में मानते हैं कि मातृ देवी की उपासना की परंपरा वहाँ पर रही होगी। तो हम ये इन मूर्तियों के आधार पर, इन मोहरों में प्राप्त चित्रों के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर प्राप्त मूर्तियाँ ये स्पष्ट रूप से हमें बताती हैं कि वहाँ की सभ्यता में नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था। वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक मामलों में निभाती थीं। वहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था और बिना नारी की सहमति के वहाँ का समाज अपने दायित्वों का निर्वहन शायद नहीं करता था। इसलिए जब हम प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं, उसमें इन मोहरों के आधार पर, इन मूर्तियों के आधार पर हम आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर आदिकाल में भी, प्राचीनतम युग में भी जो हमारा प्राचीनतम समाज था वो नारी का सम्मान करता था। अगले अध्याय में हम इससे आगे नारी की क्या स्थिति थी इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और तब हम पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता और विशेष रूप से ऋग्वेदिक काल की सभ्यता के अंदर नारी की क्या स्थिति थी और समाज में उसका क्या स्थान था। इसके बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। वैसे मैंने इन सारी के सारी जो सभ्यताओं में नारी की स्थिति है उसकी PDF आपको भेज रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। उन्हीं PDF वाली बात को मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी भाषा के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।